बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है कैरियर इन बायोलॉजी। ये स्पेसिफिकली बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है कि जब वो बायोलॉजी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उनके माइंड में जो क्वेश्चन आते हैं कि हम आगे जाके क्या करेंगे, ठीक है, कौन कौन से फील्ड पे हम जा सकते हैं, कौन सी हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, मतलब ये उनके सारे फील्ड हैं, ताकि उनको क्लियर हो जाए कि अगर हम बायोलॉजी पढ़ते हैं इन फ्यूचर एफएससी में, फिर आगे बीएससी में या एमबीबीएस की तरफ जाते हैं, तो आपके माइंड में क्लियर कट कंसेप्ट बन जाएगा इसको पढ़ने के बाद कि आपके पास ये ऑप्शन है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपके समझने के लिए भी कि आपका फ्यूचर में क्या प्लान हो सकता है, आप किस तरफ जा सकते हैं, कौन कौन से आपको मौके मिल सकते हैं, कहाँ आप कौन सी डिग्री के साथ किस फील्ड में जा सकते हैं जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट कैरियर इन बायोलॉजी। तो फर्स्ट कैरियर्स मेडिसिन एंड सर्जरी। सर्जरी एंड मेडिसिन आप इसको कह सकते हैं। अब इसमें देखें, ये जो आपके पास होता है ना, ये आप कह लें कि प्रोफेशनल है वो डॉक्टर बनना, जिसे आप कहते हैं इन सिंपल टर्म डॉक्टर बनना। ठीक है, मेडिसिन एंड सर्जरी एमबीबीएस, ठीक है, वो इसमें आता है। अब इसके लिए क्या होता है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एफएससी प्री मेडिकल करनी होती है। ठीक है, प्री मेडिकल आपने करनी होती है। उसके बाद आप जो है वो एमबीबीएस में जा सकते हैं, एमबीबीएस में जा सकते हैं। एमबीबीएस जो है वो ग्रेजुएट लेवल की डिग्री ये कहलाती है, तो इसमें आप जा सकते हैं। इसके बाद एमबीबीएस आपके पास 5 ईयर्स का होता है। ठीक है, इन 5 ईयर्स में आप नियरली अबाउट 4 ईयर जो है वो सब सीखते हैं, और लास्ट जो 1 ईयर आपके पास होता है उसमें आप होम जॉब करते हैं। होम जॉब का मतलब ये होता है कि आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे और अपने किसी सीनियर के अंडर रह के पूरा साल जो है वो काम करेंगे। उसके बाद आपको डिग्री जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब ये डिग्री हासिल करने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में हायर कर ले जाएंगे एज ए मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, एमबीबीएस। उसके बाद एमबीबीएस अगर 5 ईयर्स किया जाता है तो देन आप क्या करते हैं, 2 ईयर स्पेशलाइजेशन करते हैं। स्पेशलाइजेशन 2 ईयर स्पेशलाइजेशन आप करते हैं, फिर आप किसी भी जिसमें आप करेंगे वो आप स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि ये फलां बंदा जो है वो डर्माटोलॉजिस्ट है, यानी कि स्किन स्पेशलिस्ट है। ठीक है, इसी तरह कोई लीवर है, कोई किडनी है, कोई सर्जन है, इस तरह के स्पेशलिस्ट आपके पास 2 ईयर डिग्री के बाद बनते हैं। एमबीबीएस बेसिक है, ये डॉक्टरेट की आपकी फर्स्ट मतलब आप कह लें कि पहला स्टेज है, इसको आपने करना होता है। उसके बाद फिर आप अपना फील्ड मज़ीद अगर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो वो आप 2 ईयर्स में नेक्स्ट जो स्पेशलाइजेशन है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी तो मतलब एफएससी के बाद कम से कम 7 साल आपको और पढ़ना पड़ेगा, तो फिर आप क्या करते हैं, एक अच्छे लेवल के डॉक्टर जो बन सकते हैं। ये भी है मेडिकल ऑफिसर बनते हैं इसमें। ठीक है, एमरजेंसी में ये लोग होते हैं, मेडिसिन स्पेशलिस्ट में भी चले जाते हैं। तो ये सारा आपका सर्जरी एंड मेडिसिन से रिलेटेड फील्ड है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें तो फिशरी। फिशरीज या फिशरिंग भी इसको कहते हैं। ये एक्चुअल में सारा फिशेस के मतलब है। ठीक है, अब ये बहुत बड़े बिजनेस लेवल की आपके पास फार्मिंग भी आप इसको कहते हैं, फिश फार्म बनाना। अब इसमें क्या होता है, इसमें लोग जो है वो फिश के ऊपर काम करते हैं, फिश के बारे में जानते हैं, मतलब उनकी रिप्रोडक्शन मैक्सिमम, ठीक है, रिप्रोडक्शन करवाना। ठीक है, फिर उनकी जो न्यू वैरायटीज को लेकर आना। ठीक है, फिर उनका A to Z जितना भी आपके पास हो रहा होता है ताकि वो मैक्सिमम ग्रोथ कर जाए और फिर मैक्सिमम उनकी रिप्रोडक्शन हो सके
और कम से कम उसकी डेथ हो सके, ये चीज़ें आप कंट्रोल करते हैं। न्यू वैरायटीज लाना एक्चुअल में क्रॉस फर्टिलाइजेशन में आता है, ठीक है। या इसके साथ साथ जो आपके पास इंडेंजर स्पीशीज है, या कोई आपके पास गवर्नमेंट लेवल पे बहुत बड़ा मतलब कोई फॉर्म है, या किसी रिवर का आपके पास मुतलका एरिया आ जाता है कि वहाँ आपने फिशेस को जो है वो देखना है, उनकी केयर करनी है, उनको सारा कंट्रोल करना होता है। तो ये इसके अलावा आप देखिए ना, बड़े बिजनेस प्लान पे फिश फार्म बनाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट के भी फिश फार्म होते हैं और प्राइवेटली भी जो फिश फार्म होते हैं। तो ये सारा आपका फिशरी में आता है, ठीक है। इसमें बहुत सी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक फ़िश फार्म बनाना है तो उसमें आपको कितना एरिया चाहिए, किस तरह का वो आप पॉन्ड बनाएंगे, तालाब जिसे आप कहते हैं, वो आप किस तरह का बनाएंगे, क्या उसकी मतलब सारी सरफेस कैसी होनी चाहिए, साइड्स कैसी होनी चाहिए, एरिएशन उसमें होनी चाहिए या नहीं, या फिर फूड आप कैसे सप्लाई करेंगे, कैसे टेम्परेचर कंट्रोल करना है, कैसे ऑक्सीजन को मेंटेन करना है, ठीक है। फिर कितनी जल्दी आप उनकी ग्रोथ करवा सकते हैं और प्रोडक्ट आप हासिल कर सकते हैं। फिर अगर कोई डिजीज़ लगती है, कोई पैरासाइट लगता है तो उसको भी देखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ आती हैं, फिशरीज में आती हैं। आप देखते हैं मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी सप्लाई आ रही होती है, तो आपको क्या लगता है ये सारे के सारे दरियाओं से उठाते हैं या समंदर से उठाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये बहुत बड़े बड़े फॉर्म बने होते हैं, वहाँ पर एक पूरा बिजनेस चल रहा होता है, उस फॉर्म में से ये सारी सप्लाई आ रही होती है, ठीक है। तो उस फॉर्म को मॉनिटर करने वाले लोग या कह लें कि उसके मैनेजर लोग जो होते हैं वो फिशरीज में स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें डिफरेंट स्टेजेस आपके पास आती हैं। इसके लिए भी आपको FSC प्री मेडिकल करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो सम टाइम ऐसा होता है कि BSc भी कर ली जाती है विद बॉटनी ज़ूलॉजी, और फिर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ फिशरीज में डिग्री भी करवाती हैं, मतलब प्रोवाइड कर रही होती हैं, डिप्लोमा 2 ईयर 3 ईयर। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी ये है। तो ये आपको स्पेशल डिग्री मिलती है फिशरीज के ऊपर, वो आप करते हैं तो फिर जाकर आप इस फील्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस फील्ड में आप जा सकते हैं। सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपने फिशरीज में किया हुआ ग्रेजुएशन या मास्टर, तो आपको किसी भी फिश फार्म का गवर्नमेंट लेवल पे वहाँ पर डायरेक्टर लग सकते हैं, आप इंस्पेक्टर लग सकते हैं, आप सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये आपके पास फिशरीज का है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है और इसे भी लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत कम रुझान है, बहुत कम लोग इस तरफ जाते हैं, लेकिन हमें हमारे जो नौजवान हैं उन्हें इस तरफ जाना चाहिए। बिकॉज सी फूड पूरी दुनिया में चल रही है, बहुत से लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, बहुत से कंट्रीज इसके ऊपर डिपेंडेड होते हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं सी फूड के ऊपर। तो ये सारा उसके अंदर ही आ जाता है, सी फूड के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपके पास और बहुत से कैरियर हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिएगा एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री में एक्चुअल में एनिमल को मवेशी पालना जिसे आप कहते हैं, एनिमल पालना, उसके फिर क्या करना, उसको सेल करना, उससे प्रॉफिट लेना। यानी एनिमल हस्बेंड्री में बहुत बड़े बड़े फॉर्म बनाए जाते हैं, उन फॉर्म के अंदर एनिमल को पाला जाता है, फिर उनको बेचा जाता है। उसके साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री के लोग इस चीज़ से वाकिफ़ होते हैं कि आपने किस तरह से इनकी ब्रीडिंग करवानी है, ठीक है, किस तरह से आपने इनकी ग्रोथ करवानी है, ठीक है, कैसे आपने इनकी केयर करनी है। आपने एक से सुना होगा ऑस्ट्रेलियन काउ जो है उसका स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होता है, इस अंदाज में उसको रखा जाता है। तो ये जो लोग जानने वाले होते हैं सारे ये एनिमल हस्बेंड्री के लोग ही होते हैं, ठीक है, परवरिश करवाने वाले। इसी तरह देखिए एनिमल हस्बेंड्री वाला बंदा जू में जा सकता है, जू के अंदर बहुत से एनिमल होते हैं तो वो उनका केयर टेकर हो सकता है, ठीक है, उनको कंट्रोल कर सकता है। इस तरह नेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा एनिमल के ब्रीडिंग फार्म होते हैं। ब्रीडिंग फार्म मतलब जहाँ पे उनकी रिप्रोडक्शन करवाई जाती है, एनिमल हस्बेंड्री वाला बंदा वहाँ भी जा सकता है। इसके अलावा बहुत से बड़े फार्म, उसमें बहुत से जानवरों को पाला जाता है, ठीक है, उनकी केयर की जाती है, फिर उनकी ब्रीडिंग की जाती है, फिर नए से नए जानदारों को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और फिर उसको सेल किया जाता है। गवर्नमेंट लेवल पे भी होता है और प्राइवेट लेवल पे भी ये सारा काम जो है वो किया जाता है। इसी तरह आप देखें हमारे पास बहुत सी नेशनल पार्क्स हैं या सफारी पार्क वगैरह, तो यहाँ भी एनिमल के बारे में जो है वो मतलब देखा जा सकता है, उसको केयर की जा सकती है, उनकी ब्रीडिंग को कंट्रोल किया जा सकता है।
तो एनिमल हस्बेंड्री का एक्चुअल में मतलब ये होता है कि जो भी एनिमल लाइफ है, डोमेस्टिक है या फिर आपके पास कमर्शियल लेवल की है, उसको केयर करना, उसकी ब्रीडिंग करवाना, उसमें न्यू वैरायटीज को लेकर आना, ठीक है। ये सारा कुछ जो है वो एनिमल हस्बेंड्री में ही आपका जो है वो आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें अदर देन एनिमल हस्बेंड्री, तो उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इसे बागवानी भी कहते हैं, गार्डनिंग, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में बेसिकली इनका तल्लक होता है गार्डनिंग, ठीक है, बागवानी जिसे आप कहते हैं। अब बागवानी में इसमें एक्चुअल में इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो एग्जिस्टिंग प्लांट है ना, एग्जिस्टिंग प्लांट, उनकी केयर करना, ठीक है। अब उनकी केयर से क्या मुराद है? एक्चुअल में होता ही है कि प्लांट की कटिंग हो रही है, ठीक है, इनको फिर डिजीज भी लगती हैं, फिर डेथ भी होती है, तो ये सारी चीजें कंट्रोल करना हॉर्टिकल्चर का काम है। अब डेथ को तो नहीं किया जा सकता, लेकिन रेशियो को कम किया जा सकता है। एग्जिस्टिंग प्लांट की केयर की जा रही है, डिफॉरेस्टेशन से कंट्रोल किया जा रहा है, यानी बागवानी के अंदर उनको रोका जा रहा है, काटे ना, फिर छोटे मोटे पौधे मजीद लगाने की तरजीह दी जाती है कि आप प्लांटेशन करें, ठीक है, खूबसूरती के प्लांट जो है उनको आप करें, ठीक है। उसके बाद डिजीज, फिर इनका काम होता है न्यू वैरायटीज को इंट्रोड्यूस करवाना, नए प्लांट, खास तौर पर हॉर्टिकल्चर वाले ऑर्नामेंटल प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो हैं उनके बारे में करना। ऑर्नामेंटल दैट मीन आराइशी पौधे, जो खूबसूरती के लिए, सजावट के लिए घरों में इस्तेमाल होते हैं, ऑफिस में इस्तेमाल होते हैं, उनसे इनका ज़्यादा लिंक होता है कि उनको कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जाए, नई से नई वैरायटी मिले। आजकल मतलब लोगों का ये ट्रेंड होता है कि उन्हें सदाबहार प्लांट चाहिए, ऐसा प्लांट उनको बहुत कम चाहिए होता है घर में रखने के लिए या ऑफिस में रखने के लिए, कि जो एक मौसम आता है तो उसके पत्ते सारे येलो हो जाते हैं, वो घिर जाता है, पत्ते सारे गिर जाते हैं, फिर उनके नए लीव्स आते हैं। ऐसे लोग नहीं मांगते, क्योंकि देखिए उनमें उनको सफाई करनी पड़ती है, ठीक है। और जब उसके पत्ते घिरे हुए हैं तो वो ऑफिस में, घर में पड़ा हुआ खूबसूरत भी नहीं लगेगा। तो हॉर्टिकल्चर के लोग इस सारे के ऊपर काम कर रहे हैं कि उनको ऐसे वैरायटीज दी जाए जिनमें ये कैरेक्टर ना हो, सदाबहार पौधे, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा प्लांट जो लोग प्रेफर करते हैं साइकस, ठीक है, बोटेनिकल है, मतलब इसका नेम है। आमतौर पर उर्दू में आप इसे कंगी पाम कहते हैं। बहुत कम ग्रोथ करता है ये, मतलब इसका रेट ग्रोथ का बहुत कम है, साल में एक ही क्रॉन निकालता है, और इसके पत्ते भी हार्ड होते हैं। बहुत रेयर होता है कि इसके पत्ते घिरना स्टार्ट होते हैं, मतलब साल में अगर घिरेंगे भी तो एक आधी बार, या फिर वो भी नहीं गिरते, ठीक है, मतलब ये हरा भरा रहता है। तो इस तरह और भी बहुत सी बेल्स होती हैं, छोटी छोटी बेल्स होती हैं, खूबसूरती के छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर लग रहे होते हैं, ये सारे ऑर्नामेंटल प्लांट है। तो हॉर्टिकल्चर के लोग इनके ऊपर ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। आमतौर पर इसे गार्डनिंग में लाया जाता है, बागवानी में लाया जाता है, कि ये छोटे मोटे आराइशी पौधों के ऊपर सारा काम जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, हॉर्टिकल्चर। अब इसमें जाया कैसे जा सकता है, कैसे आपको जाना होता है? तो देखिए इसमें भी वही है कि आप एफएससी करें बायोलॉजी के साथ, ठीक है, उसके बाद आप बीएससी करें बॉटनी ज़ूलॉजी के साथ, या बीएस विद बॉटनी कर लें, ठीक है। बॉटनी स्पेशल ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, डील विद द प्लांट स्टडी। तो अगर आप बीएस बॉटनी हैं, यानी एफएससी के बाद ही होता है बीएस ऑनर भी जिसे आप कहते हैं, तो आप इस फील्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर बीएस ऑनर नहीं करते तो आप बीएससी करें, बीएससी के बाद एमएससी बॉटनी आप करें, ठीक है। एमएससी बॉटनी करने के बाद आप इसमें जा सकते हैं। फिर मे बी सम यूनिवर्सिटीज आर प्रोवाइडिंग यू अ स्पेशल डिग्री अबाउट हॉर्टिकल्चर, जिसमें आपको सिर्फ ऑर्नामेंटल प्लांट के बारे में ही सारे का सारा जो है वो डिस्कस किया जा रहा हो, ठीक है। तो ये डिग्री हासिल करने के बाद आप जा सकते हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर, बागवानी के अंदर आप आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो आप एग्रीकल्चर या फार्मिंग को भी, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग में अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर की।
एग्रीकल्चर, उर्दू में आप इसे कहते हैं ज़राअत। अब इसका तल्लुक एक्चुअल में क्रॉप्स से होता है। क्रॉप्स नंबर 1, नंबर 2 डोमेस्टिक एनिमल, इनसे होता है, ठीक है। और कमर्शियल लेवल पे भी जो एनिमल हस्बेंड्री की जाती है उससे भी इनका ताल्लुक होता है। किस तरह से देखें, एग्रीकल्चर में चीज़ें कौन सी आती है। नंबर 1 क्रॉप, क्रॉप का ताल्लुक होता है फूड से। अब वो फूड किसकी होती है, ह्यूमन बीइंग की। तो एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट जो है वो इन बारे में बातचीत करते हैं कि देखें फॉर एग्जांपल गंदम है, गंदम की बेस्ट वैरायटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना इनका काम होता है। फिर गंदम अगर आपने काश्त की हुई है तो उसकी केयर टेक मतलब परवरिश उसकी करना, उसको बीमारियों से बचाना, उसकी वेल ग्रोथ के लिए केमिकल प्रोवाइड करना, सॉइल के बारे में डिस्कस करना, ये सारे का सारा एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट ही करते हैं, ठीक है। माहिर ज़राअत हम इसको कहते हैं। तो ये सारी बात मतलब आपकी फूड प्रोडक्ट को बढ़ाना, गंदम की पैदावार पहले कितनी थी, अब कितनी ज़्यादा है, चावल की पैदावार पहले कितनी थी, अब कितनी ज़्यादा है, इस तरह कपास की पैदावार पहले कितनी थी, अब किस हद तक जा चुकी है। गन्ने की काश्त आप करते हैं तो पहले किस किस्म के आपके पास गन्ने थे, उनका वेट किस तरह का था, आज किस टाइप की वैरायटी आ चुकी है और उनका वेट कितना है। गन्ने के खेत को कौन से जानवर पहले नुकसान पहुंचाते थे और अब वो नहीं पहुंचा रहे, ठीक है। तो इस तरह हर चीज़ के अंदर बेहतरी लेकर आना, क्रॉप्स के अंदर हर चीज़ के अंदर बेहतरी जब आएगी तो वो एग्रीकल्चरिस्ट का काम होता है, ठीक है। वो हमें ये सारा कुछ बताते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं, वो न्यू वैरायटीज़ देते हैं किसानों को, बीज की वैरायटी देते हैं गंदम के बीज की। वो कहते हैं कि ये वाला यूज़ करें, बेहतर प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा पैदावार होगी और उसको बीमारी भी नहीं लगेगी। तो ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड कर रहे हैं हमें, एग्रीकल्चरिस्ट, जो हमारे ज़राअत होते हैं वो ये लोग काम कर रहे होते हैं। इसके साथ अगर आप देखें ना तो मैंने कहा कि इनका एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंडेड होता है। अब एनिमल की जो फूड है वो क्या है, जिसे आप आमतौर पर चारा कहते हैं, तो वो सारा ज़राअत से ही आता है, ठीक है। तो ज़राअत जो है वो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है कि ज़राअत में रहते हुए ही आप एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं, आप एनिमल को फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, एनिमल के चरागाह को आप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा एनिमल हस्बेंड्री भी उसी के अंदर ही आ जाता है जो आपके पास एग्रीकल्चर है, तो उसका इससे भी ताल्लुक होता है। इसी तरह एनिमल हस्बेंड्री कमर्शियल लेवल की बात, और ज़राअत भी कमर्शियली जो है वो आप कर सकते हैं। मतलब बहुत बड़े बड़े ताजर होते हैं, वो गंदम खरीदते हैं, फिर लोग गंदम बेचते हैं, बड़ी बड़ी ज़मीनों वाले। छोटे छोटे जो लोग होते हैं जिनके पास थोड़ी ज़मीन है वो तो चले अपना सर्किट चलाते हैं, वो एक मतलब बड़े लेवल की तिजारत नहीं कर सकते। तो इन बड़े बड़े ताजरों में और छोटे किसानों की जो हेल्प लोग कर रहे होते हैं वो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, ठीक है। अब इस फील्ड में आप कैसे जा सकते हैं, पाकिस्तान में इस फील्ड की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा लोग रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का अमूमन मोर देन 70% एरिया तो आप ज़राअत से कंसर्न कर सकते हैं कि ऐसे हमारे पास ज़मीन है, बहुत सा एरिया बंजर पड़ा हुआ है। तो हमें एग्रीकल्चरिस्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान की ज़्यादा जो इकॉनमी वो बेसिक ज़राअत के ऊपर करती है, ठीक है। तो इस फील्ड के लोग पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है, एग्रीकल्चरिस्ट। और इसमें आपने कैसे जा सकते हैं आप, तो सिंपल है कि आप FSC करें विद बायो, उसके बाद अगर BSc कर लेते हैं बॉटनी जिसमें लाजमी सब्जेक्ट है, और फिर MSc आप बॉटनी कर सकते हैं। इसको अडॉप्ट करते हुए आप जा सकते हैं, ये डिग्री होल्ड करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो FSc के बाद बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो एग्रीकल्चर में ही बहुत डिग्री प्रोवाइड कर रही होती है हमें, ग्रेजुएशन लेवल की, फिर मास्टर लेवल की एग्रीकल्चरिस्ट। इसमें पाकिस्तान की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा डिग्री प्रोवाइड कर रही होती है। इसका मेरिट भी होता है, आपको मेहनत करनी होती है, फिर आप इस फील्ड में जा सकते हैं। दूसरा, इस फील्ड की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। सो ये बेटा आज के हमारे चंद एक कैरियर को हमने डिस्कस किया। अब इन कैरियर्स के बारे में आपको क्लियर हो चुका होगा कि अगर आपने इन कैरियर को अडॉप्ट करना है तो आपको किस किस्म की तालीम जो है वो रिक्वायर्ड होती है और किस तरह से आप इन कैरियर्स में जा सकते हैं। फिर इसकी आपको क्या फ़ायदा होगा और आपके मुल्क को क्या फ़ायदा होगा ये भी, ठीक है। आपका फ़ायदा डेफिनेटली अर्निंग पर्पज़ है, अच्छी सैलरी भी होती है इसके अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो रिमेनिंग कैरियर है उनके बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।
उसके बाद हमारे लिंक को आप शेयर भी कर सकते हैं बाकी स्टूडेंट्स के साथ, वो भी देखें और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी करें। ठीक है बेटा, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।